नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको बड़ी बेसब्री के साथ राजीव नारायण जी की भविष्यवाणियों का इंतजार होता है, मुझे पता है। आज भी वो आपके सामने आएंगे, काफी सारी बातें बताएंगे। हर बार की तरह मैं कह दूं कि मेरा ज्योतिष में यकीन है, इसलिए ये प्रोग्राम करता हूं। आपका यकीन हो तो आप देखिए, वरना मत देखिए। राजीव जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन वो अध्यात्म में आ गए। ज्योतिष में उनकी बहुत रुचि है, बहुत भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, बहुत सही हुई हैं। आज उन्होंने बहुत जबरदस्त भविष्यवाणी ट्रंप को लेकर की है। और मुझे बड़ी हैरानी की बात है, जब ट्रंप ने शपथ ली थी, राजीव जी ने तभी कह दिया था कि ट्रंप ट्रेड वार करेगा। तब तक दुनिया में किसी ने नहीं कहा था। आज उन्होंने कहा है कि भारत के और ट्रंप के रिश्ते कैसे बनेंगे और कैसे बिगड़ेंगे। जाहिर है बहुत कुछ है इस बातचीत में। मैं सीधे ले चलता हूं राजीव जी के पास और अधिकार पूर्वक आपसे कहता हूं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका, और धन्य है महाराज आप। जहां तक मुझे डेट याद आ रही है, 26 जनवरी के आसपास हमने प्रोग्राम किया था। तो ट्रंप ने शपथ ली थी और आपने कहा था कि ट्रंप के आने से दुनिया भर में ट्रेड वॉर शुरू होगा। कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जो है, ये देखिए दर्शकों कि ऐसा क्यों है। एक वो पिक्चर आई थी, वो गाना था, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में दर्शकों देख लो, चंद्रमा उनका नीच का है, केतु के साथ है और मंगल से चौथी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। तो जिसका चंद्रमा नीच का होता है, उसके अंदर मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है। ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली है और 21 तारीख को मंगल बदल गया, और मंगल बदल गया 11th हाउस में आ गया, वक्री होकर के मिथुन राशि में। तो दर्शकों की जानकारी के बता दे रहा हूं कि ये ट्रेड वार दुनिया में करा के मानेंगे। ये दुनिया में ट्रेड वार कराएंगे। मेरे दर्शक मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ये जनवरी की भविष्यवाणियां हैं। और ये जनवरी में कोई दुनिया में किसी मुल्क के किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि ट्रंप इस तरह का ट्रेड वार शुरू करेंगे कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, पूरी दुनिया के बाजार डूब जाएंगे, पूरी दुनिया एक अस्थिरता के माहौल में चली जाएगी। एक शख्स अपने फैसले से कैसे बदल सकता है दुनिया की तमाम चीजों को, ये हम लोग देख रहे हैं। और राजीव जी ने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ट्रेड वार शुरू करेंगे। राजीव जी, मैं तो ये समझ पाता कि आपके हनुमान जी आपको, हाँ, मैं मानता था कि हिंदुस्तान की बातें बताते होंगे, ये तो आपको पूरी दुनिया की बातें बता दे रहे हैं। आपको कैसे पता था कि ट्रंप आके ट्रेड वार शुरू करेगा? किसी दुनिया के किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा था ये बात कि वो ट्रेड वार शुरू करेगा, और आपने ये बात कही थी। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ग्रह आपने देख लिया था ट्रंप की राशि में कि भैया ट्रंप जो है वो ट्रेड वार शुरू करने वाला है? जी, बहुत अच्छी बात है। देखो, आपने मेरे को ये मौका दिया और ये मैं दिखाता हूं आपकी ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप। ये ट्रंप ने जब ओथ ली थी, तो दर्शकों ये है आप उस समय की कुंडली। ये ट्रंप ने जब ओथ ली है, ये दर्शकों ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप है। यहाँ पर आप देखें, ट्रंप ने जब ओथ ली थी 20 जनवरी 2025 को, तो उस समय मेष लगन निकल के आया था, और दूसरे घर में बृहस्पति था, चौथे घर में मंगल था वक्री, छठवें घर में केतु और चंद्रमा था, और 10वें भाव में सूर्य था, 9वें भाव में बुध था, और 11वें भाव में शनि और शुक्र थे। तो मैंने ये इसलिए कहा, और ये मैंने बकायदा आपके पता है ये वाली डिटेल में हॉरोस्कोप भी दिखाई, ये सब ऑन रिकॉर्ड है आपके। तो जब मैं ये इन हॉरोस्कोप की चर्चा कर रहा था, तो मैंने ये बताया, इस हॉरोस्कोप में ही मैंने ये कहा था कि he will work with ruthless and egoist attitude which may disturb the world market। मैं बोल रहा हूं, देखिए दर्शकों, ये है उस समय की प्रेडिक्शन, ये साफ लिखा हुआ है ओथ का। और ये मैंने आपका राइटअप भेजा दोबारा। द पीपल ऑफ यूएस एंड वर्ल्ड एज ए होल may see his tenure as an unpredictable uncertainty, wayward policies which may be backfired, may be cause of humiliation to him, his administration and people of US. His many decisions, tax policies, immigration policies may be challenged in the court of law. The people of US may see his tenure with unrest, unhappiness, violent shooting incidents, terrorist activities due to bad law and order. There may be many more wildfire tragedies. He will work with ruthless and egoist attitude which may disturb the world market, trades, economy, local currencies, employment, general happiness and peace. He may charge with many corruption and sex scandal. The US people may suffer with mental health, anxiety and depression.
he will be responsible trade war across the world and US may see a long recession. तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए बर्थ चार्ट ऑफ यूएस, ये सब चीजें मैं बता चुका था कि उस समय की ओथ। और आपने आप ही का प्रश्न था संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो मेरे से जब प्रश्न पूछा था इंडिया की हॉरोस्कोप के लिए कि ये इंडिया के लिए कैसा रहेगा, तो ये इंडिया का चार्ट में फिर दर्शकों आपको दिखा रहा हूं। इंडिया का चार्ट वृषभ लगन का है और मेष लगन में इसने शपथ ली थी। तो मेष लगन वृषभ लगन का 12वां घर बढ़ता, 12वां घर होता है ह्यूमिलिएशन। तो आपने देखा कि जो अभी इसने ट्रेड अनाउंस किए हैं 2 तारीख को, तो सबसे ज्यादा इंडिया को टारगेट किया है। और उससे पहले भी आपने देखा कि इंडिया का निरंतर कितना अपमान किया है। इंडिया को टैरिफ, अभी भी परसों भी उसने ये कहा, 2 दिन पहले भी टैरिफ किंग कहा, इससे पहले टैरिफ टेररिस्ट कहा इंडिया को, और इंडिया को कहा कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा दुनिया भर में टैरिफ चार्ज करता है। तो आपको ये अब तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया इसका नुकसान कितना होने वाला मैं आपको बताता हूं कि अभी अभी देखिए उसने क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप ने, देखो जो अखबार में देखिए क्या आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया 4 अप्रैल का क्या लिखता है, इंडिया गेट स्लैप्ड, थप्पड़ मारा है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा इंडिया गेट स्लैप्ड विद 26% टैरिफ, अदर पंच्ड, दूसरों को तो केवल पंच किया, लेंगे इंडिया के करारा तमाचा मारा 26% का। और दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूं, बेस टैरिफ जो है संजय जी 10% है, ये यूनिवर्सल है पूरी दुनिया के देशों पर, लेकिन ये 26% एक्स्ट्रा है इसके अलावा। और इसके अलावा एक और बात बताऊं, आपके भक्त लोग, अंधभक्त, कुछ गोदी मीडिया के चैनल बड़े खुश हो रहे थे कि चाइना पे तो साहब 34% लगा दिया और हमारे यहाँ 26% लगा। उन बेवकूफों को यह नहीं पता है कि ट्रंप ने क्या फॉर्मूला लिया, कि इंडिया जो है यूएस के इंपोर्ट में 52% लगाता तो उसका 26% आधा कर दिया। चाइना के ऊपर लगाता 67, चाइना लगाता 67% यूएस इंपोर्ट पर, इसीलिए 34% किया उसका। तो ये लोगों को पता नहीं, चूंकि वहां पर उनका टैरिफ ज्यादा था तो उसका आधा आया, हमारा 26% आया। लेकिन आपने ये देखा कि जिस तरह से चाइना ने रिएक्ट किया, कनाडा ने रिएक्ट किया, मैक्सिको ने और दूसरी कंट्रीज ने रिएक्ट किया, जापान ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन हमारे यहां पर हम लोग सरेंडर कर गए, उसको चुपचाप सुन रहे। और कितना बड़ा नुकसान हुआ, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है। और आपको जानकारी के एक और चीज बता देता हूं, मैंने ये भी कहा था ये डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है, ये दर्शकों ये देख लो, डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है, सिंह लगन की हॉरोस्कोप है। 3 कुंडलियां मैं दिखा रहा हूं जिससे इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की है, ये यूएसए की है, ये यूएसए की है, ये भी सिंह लगन की कुंडली है। और दर्शकों जो अभी नया संवत्सर आया है, जो संवत्सर 2022 आया है, संवत्सर 2082 जो शुरू हुआ है, ये भी सिंह लगन का है। मतलब सिंह लगन, संजय जी बताता हूं रिपीटिशन क्या है, तीनों कुंडलियां 5, सिंह लगन होता है 5 नंबर, 5 के अगला संख्या क्या आएगी 6 होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को हमारे यहाँ मंडे एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है, मंडे एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस से इकोनॉमी और फाइनेंस देखा जाता है, ये इस बुक के अनुसार। अब आप बताइए कि इस कुंडली के अनुसार जो ग्रहण पड़ा, फिर मैंने आप ही के प्रोग्राम में 16 तारीख को फिर कहा है, 16 तारीख को मैंने ये कहा, 16 मार्च को जब संवत्सर की कुंडली चर्चा करते हुए कहा था, तो मैंने कहा था कि दुनिया भर के शेयर बाजार में भयंकर तबाही आने वाली है। आगे मैं इसमें बताता हूं, तो पीपल में लॉस द फेथ इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब लोगों को क्या है ना, देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों में जनता का विश्वास खत्म होने लगेगा। टोटल 9 ग्रह हैं संजय जी, ये एक अपने आप में मेरी आज का प्रोग्राम की ये प्रेडिक्शन दर्शक अपने बार नोट करके रिकॉर्ड में रखें कि ये पहली बार, मैंने भी अपने इतने वर्ष से 20 साल से ज्योतिष में हूं, किसी घर के ऊपर 8 ग्रहों का प्रभाव, 6 घर तो 8वें घर में हो गए दर्शकों, सेकंड हाउस में केतु है और 11वें भाव में मंगल है, उसकी चौथी दृष्टि जा रही है, तो 8 का प्रभाव हो गया। सेकंड हाउस से जल्दी से पढ़ के बता दो, सेकंड हाउस से किसी भी देश की फाइनेंशियल कंडीशन, रेवेन्यू, नेशनल एक्सचेकर, नेशनल वेल्थ, परचेजिंग पावर, इकोनॉमी एज ए होल, जीडीपी, capacity to invest in stocks and bonds, national debts, currency, financial transaction, banks, national treasury, resources of the nations, its capacity to raise funds, national trade and commerce, export, imports, purchasing power of the people, interest rate,
टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट्स, फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट सिग्निफाई होता है। और नए संवत्सर में दूसरे घर का हैवीली पीड़ित होने का संकेत है कि विश्व में बहुत जबरदस्त मंदी, आर्थिक मंदी आने वाली है। ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट के बबल्स पूरी दुनिया में फटेंगे। और आप संजय जी, जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब मार्च के महीने में एक हफ्ते तक कुछ एफआईज ने खरीदारी करी, वो होता क्या था, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रही थी तो एफआईज ने कुछ शॉर्ट कर रखे थे, मतलब बेच दिए थे बिना डिलीवरी के, उसको शॉर्ट कहते हैं। उन शॉर्ट्स को कवर किया तो 30-31 हजार करोड़ का माल खरीदा। उस समय हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी तो 16 मार्च की प्रेडिक्शन थी। 16 मार्च की प्रेडिक्शन को मैं अभी आपको दिखाता भी हूं। 16 मार्च की प्रेडिक्शन क्या है, ये 16 मार्च की प्रेडिक्शन है। ये देखिए, ये 16 मार्च को संवत्सर की कुंडली मैंने चर्चा करते हुए कहा। ये दूसरा वाला पेज भी आपके रिकॉर्ड में है, आपके दूसरे वाले पीरियड में कहा नए संवत्सर में सेकंड हाउस का हैवीली पीड़ित होना। सेकंड हाउस क्या था, कन्या और मीन राशि, इसमें 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव आ रहा था। तो आपने देखा अमेरिका की कुंडली सिंह लगन की, डोनाल्ड ट्रंप की सिंह लगन की कुंडली, और क्या नाम है, नया संवत्सर जो शुरू हुआ 29 मार्च को 4:30 बजे दोपहर में नया संवत्सर शुरू हुआ, हिंदू वर्ष जिसको कहते हैं आप। तीनों एक ही कुंडली और तीनों में फाइनेंस की एक्सेस जो है पीड़ित हो रही है। तो 3 दिन निकले नहीं है और कितनी बड़ी तबाही हुई है आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का 2 दिन में 12 लाख करोड़ इन्वेस्टर का पैसा स्वाहा हो गया, 12 लाख करोड़। और अमेरिका में जानते हो कितना, 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में। 5 ट्रिलियन, आपके मोदी जी और हमारे गोदी मीडिया के लोग कहते हैं 5 ट्रिलियन, जबकि भारत की स्थिति यह है कि भारत की एक्चुअल जो जीडीपी है, कई इकोनॉमिस्ट जो जेन्युइन इकोनॉमिस्ट हैं और जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो फॉर्मूला यूज होता मात्र 2.5 ट्रिलियन की है। हम 4 ट्रिलियन भी अभी तक नहीं हो पाए और अब गाना गाते हैं 5 ट्रिलियन का। पहले वो कहते थे 2022 तक, फिर 2025 कहने लगे, अब 2028 कह रहे हैं अमित शाह कि 28 तक पहुंचा दिया उन्होंने, मतलब दर्शकों को झुंझुना पकड़ा दिया। तो संजय जी, जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की मोदी जी सपना देख रहे थे भारत का, वो 2 दिन में अमेरिका का चला गायब हो गया। अमेरिकन का 5 ट्रिलियन इन्वेस्टर्स का पैसा वाइप्ड आउट हो गया है। और दर्शकों आपकी जानकारी के बता दो, 60% अमेरिकन अपनी सेविंग जो है स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि एक आदमी, पागल आदमी आया और उसने आते ही ये किस तरह का किया। मैंने ये भी लिखा है इसमें, देखिए कि ये नए संवत्सर में सेकंड हाउस का हेवीली पीड़ित होना संकेत देता है कि विश्व में बहुत जबरदस्त आर्थिक मंदी, रिसेशन आने वाली है। स्टॉक मार्केट के बबल फटेंगे और जनता को, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भारी नुकसान होगा। लोगों की और देश की परचेजिंग पावर कमजोर होने से इकोनॉमीज कोविड पीरियड से भी ज्यादा और लंबे समय के लिए प्रभावित होंगी। मतलब ये ऐसा बुरा समय कोविड पीरियड से भी ज्यादा खराब होने वाला। ये समय उपभोक्तावाद, जिसको कंज्यूमरिज्म या कैपिटलिज्म कहते हैं, कि मृत्यु जैसा होगा, मृत्यु तुल्य अवस्था में आएगा कंज्यूमरिज्म। फाइनेंशियल और करप्शन स्कैंडल्स ऑफ मेनी प्रोमिनेंट पीपल, कॉर्पोरेट, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स विल बी एक्सपोज। मेनी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बी फेल्ड एंड क्लोज। मंगल और केतु के इस प्रभाव से ट्रेड वार अपनी चरम सीमा पर होगा। मैंने लिखा है, मंगल और केतु के इस प्रभाव से ट्रेड वार अपनी चरम सीमा पर होगा। पीपल्स अनरेस्ट में बी वाइडली स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज which may become violent and may force to many leaders to step down from their position। कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा इसी कारण से। अर्थव्यवस्था गई तो आपका सोचा आपका डेमोक्रेसी में रहने का मतलब ही कोई नहीं है। तो इसमें लिखा है कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा, कई देशों के प्रोमिनेंट पीपल राजनीतिक अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे डर के मारे। जैसे आपकी हसीना जी यहां बैठी हुई है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की हसीना यहां बैठी है इंडिया में, दूसरे देश में जाकर छिपेंगे, उनके देशों में उनके ऊपर लिटिगेशन शुरू होगा और युद्ध जैसे हालात बनेंगे। वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट होंगे। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक कष्टों के बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर, थेफ्ट्स, अन्य क्राइम, टेररिस्ट अटैक्स, साइबर अटैक्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, क्राइम बढ़ेंगे। टोटल हार्मोनी, ब्रदरहुड एंड पीस ऑफ वर्ल्ड विल बी डिस्टर्ब। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेक्स, मतलब आर्थिक मंदी एक लंबे समय तक चलेगी और पिछले कई डिकेड्स की सबसे भयानक और सीवियर होगी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं संजय जी, एक मैंने राइटअप तैयार किया था, मैं आपको बता देता हूं कि इस समय की जो अपने अपना
जो नए अपने कुछ हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं उन्होंने भी अभी ये इस चीज का हवाला दिया है कि आपके जेपी मॉर्गन ने कहा कि 60% चांसेस हैं वर्ल्ड जो है रिसेशन में चला गया है। ये जेपी मॉर्गन एडिटोरियल बता रहा हूं इंडिया का, ये लिखा है कि 60%। और इसने कहा है अपने क्या नाम है गोल्डमैन सैचेस ने कहा है कि आपका जो है 35%। ये याद रहे दोनों बिगेस्ट और ग्लोबल रिसेशन ये लिखते हैं मंदी जैसा फेज होगा जो लगभग 9 वर्षों तक रहा था। ये 1930 की ग्रेट मंदी जैसा फेज होगा जो लगभग 9 वर्षों तक रहा था। इसकी पुष्टि टाइम्स ऑफ इंडिया का 5 अप्रैल का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि अनुसार दो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स गोल्डमैन सैक्स रेज दी प्रोबेबिलिटी 35% एंड जेपी मॉर्गन ने 60% रिसेशन के चांसेस को प्रेडिक्ट किया है। ये ग्लोबल रिसेशन इफ इट अकर्स विल बी वर्स्ट फॉर इंडिया। उसमें वो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये एडिटोरियल लिखता है कि ये जो ग्लोबल रिसेशन है ये भारत के लिए सबसे ज्यादा खराब होगा। क्यों? कि भारत ऑलरेडी मंदी के दौर में जा चुका है। क्यों जा चुका है? कि इसलिए हमारे यहाँ स्लो डाउन शुरू हो चुका है। स्लो डाउन का संकेत क्या है? महंगाई हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं हो रही, बेरोजगारी, कमजोर हमारा रुपया, गिरता हुआ स्टॉक मार्केट और लगातार एफआईज का पैसा बेचना। ये हमारे किसी भी देश की कमजोर स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर कब देखी जाएगी? महंगाई बढ़ रहे, बेरोजगारी हो जाए, रुपया आपका नीचे गिरता चला जाए और स्टॉक मार्केट गिरे, विदेशी लोग आपका भरोसा खो दें, तो आपके पास इकोनॉमी में बचा क्या? तो ये वो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर लिखते हैं, ये संपादकीय लिखता है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट है जो भारत के चार्ट मैंने कहा है। और आपको यह पता ना कि जानते हैं कि अमेरिका का और ये जो चाइना का जो हुआ है कितना बड़ा, कि चाइना ने तुरंत 34% लगाया, उसने 34% लगाया, उसने भी लगाया। ये बिगेस्ट, एक दोनों देशों में से एक बिगेस्ट सेलर है और एक बिगेस्ट बायर है। मतलब सेलर हमारा जो है चाइना है, चाइना का बहुत सारा माल वहां पर जाता है, और बायर कौन है? अमेरिका। और संजय जी दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, दुनिया की जीडीपी का 40% बिजनेस ये लोग होल्ड करते हैं। सोचिए उनमें अगर मतलब 40% जीडीपी वर्ल्ड की, ये एडिटोरियल की बात लिख रहा हूं मैं, एडिटोरियल कहता है कि दुनिया की 40% जीडीपी का हिस्सा इन दोनों के इनके पास है। और अगर वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं तो आप सोचिए कितने बड़े भयानक हम खतरे में सामने हैं। और देखिए लिखा है अमेरिकन फैमिली 60% ऑफ whom are invested in the stock market saw their retirement savings and assets wiped out as the US market has lost nearly 10% in the last 2 days। 10% यूएस का मार्केट गिर गया है। और आपको बता देता हूं संजय जी छोटे सी जानकारी के लिए, अभी सोमवार को खुलने दिए, सोमवार को एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। उसका रीजन है कि जो फ्राइडे को अमेरिका में बाजार गिरे थे उसके अनुसार हमारी जो निफ्टी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, वो सिंगापुर निफ्टी में जो संकेत आता है उससे मिल जाता है। वो निफ्टी 650 पॉइंट के आसपास गिरी हुई है। मतलब सेंसेक्स करीब 2,500-3 हजार गिरेगा उस दिन सोमवार को, और निफ्टी जाएगी 600 पॉइंट। मतलब आप सोचिए कि जो कत्लेआम सोमवार को आप देखने जा रहे हो, जिसका संकेत शुक्रवार को मिल चुका है, क्योंकि चाइना ने लेट जो है शुक्रवार को ये टैरिफ अनाउंस किया था। जैसे चाइना के टैरिफ की न्यूज आती है और अमेरिका के बाजार धड़ाम से गिर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी कुंडली मैंने आपको दिखाई दर्शकों, इनका जन्म का चंद्रमा हैवीली अफ्लिक्टेड है। आप वो वीडियो दिखाइए जिसमें मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का चंद्रमा नीच का है, केतु के साथ है और मंगल से दृष्ट है। और जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सब हो क्यों रहा है इसलिए बता रहा हूं कि डोनाल्ड, और ये बात दर्शकों जानना चाहिए कि ये ग्रह नक्षत्र एक ही व्यक्ति से पूरी दुनिया के लिए एक राक्षस बन गया, भस्मासुर बन गया। वो आज डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति पूरे दुनिया के लिए भस्मासुर जैसी हो चुकी है कि जिस देश से वो बात कर रहा है, जिससे वो कर रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि इनका जन्म का चंद्रमा हैवी एफ्लिक्टेड है राहु केतु और मंगल से। ये एक मेंटली डिसऑर्डर बाइपोलर होना चाहिए। ये मानसिक रूप से बीमार है आदमी व्यक्ति, ये इसका मेंटली डिसऑर्डर एक बाइपोलर होता है, और एक मैग्नोमीनिया होता है, जिसमें मैग्नोमीनिया में अपने आप को आप नॉन बायोलॉजिकल कहने लगते हो। मोदी जी भी हमारे कुछ इसी श्रेणी के हैं। मोदी जी भी इसी तरह के, जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। और मजे की बात, ये टैरिफ अनाउंस करने के बाद वो
हवाई जहाज पकड़ के अपने बेटे के साथ किसी वीडियो में मैं सुन रहा था पोलो खेलने चले गए। मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबल और इतना इग्नोरेंट कोई आदमी हो सकता है कि दुनिया में आग लगा दी और मजे से पोलो खेल रहा है। तो ये देखिए, ये मेगलोमीनिया बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों राहु केतु की डिग्री के क्लोज हैं। अतः ये डूबियस पर्सनैलिटी और वेरी इगोइस्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। दर्शकों को ज्योतिषीय गणना का कमाल देखना चाहिए। जैसे ही एक ऑलमोस्ट अनस्टेबल वेवर्ड माइंड का पागल दुनिया के सबसे पावरफुल देश का 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनता है और सत्ता संभालते ही ग्रह नक्षत्रों के कारण एक पागलपन के निर्णय लेते चला जा रहा, पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से जिसने तबाह कर दिया। मतलब चारों तो चौतरफा है। और अभी आने वाला छोटा सा ट्रेलर अभी तो आर्थिक तबाही की तरफ ले जाता है। 16 अप्रैल 2025 को जब इनकी, और अब आगे आने वाला खतरा, आगे की भविष्यवाणी सुन लीजिए। 16 अप्रैल 2025 को जो कुंडली मैंने डोनाल्ड ट्रंप की दर्शकों आप लोगों को दिखाई है, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को 10:56 जमाइका में हुआ था। इस कुंडली में डोनाल्ड ट्रंप की यह दशा है, ये दिखाई है दर्शकों को, मैंने मार्क कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप की 16 अप्रैल से चंद्रमा की दशा शुरू हो रही है और चंद्रमा इनका सबसे ज्यादा पीड़ित है, प्रत्यंतर दशा। इसके बाद चंद्रमा के बाद सीक्वेंस में संजय जी ज्योतिष में आता मंगल, उसके बाद आता राहु। तो टोटल 3 प्रत्यंतर दशाएं खराब आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति इनको समझा नहीं पाएगा। और जिस तरह के ये तबाही मचाएंगे तो आप सोचिए कि आने वाला इतिहास लिखेगा। तो ये टोटल समय निकल के आता संजय जी, खतरे का समय 24 जनवरी 2026। 24 जनवरी 2026, 16 अप्रैल से लेके 24 जनवरी 2026 तक जो ट्रंप दुनिया भर के लिए करेंगे, वो इतिहास में लोग उसको याद करेंगे कि कितना बड़ा वो गलत काम करके गए और एक व्यक्ति किस तरह से दुनिया को बर्बाद कर देता है। इनका पागलपन रुकेगा नहीं और खतरनाक होगा। ये अपने इस टेन्योर में फिर इंपीचमेंट देखेंगे, इनका दोबारा इंपीचमेंट जरूर होगा और इनको कोई सीरियस हेल्थ का इश्यू भी आने वाला है। इनको सीरियस हेल्थ का इश्यू होगा, मतलब इनके लिए जान हेल्थ के लाइफ के लिए थोड़ा खतरे वाला पीरियड है 4 साल का टेन्योर। और तो इसमें आपने देखा, और तो हमारे देखिए, और एक और चीज मैं बताता हूं कि सबसे मजेदार बात क्या है संजय जी, एक दर्शकों को बहुत चौंकाने वाली बात बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद विदेशी है एक तरह से अमेरिका में, जो मूल अमेरिकन हैं वो केवल 2% हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पेरेंटल साइड है वो जर्मनी से आती है और आपका जो क्या नाम है अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्कॉटिश और आयरलैंड से जुड़ा हुआ है और एलन मस्क साउथ अफ्रीका से। ये दुनिया को उसी तरह से बेवकूफ बना और अमेरिकन के लिए कह रहे हैं कि ग्रेट अमेरिका बनाएंगे हम, हमारे अमेरिका को लूटा गया है। और भारत के लिए तो ज्यादा उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है। और आपको बताऊं कि उन्होंने देखो ये लिखा, इंडिया क्या नाम है, इंडिया बिकेम ए मिडलिंग विक्टिम एंड ट्रम्प्स टेक नो प्रेजेंट अप्रोच दैट ट्रीटेड फ्रेंड एंड फो अलाइक विद अ 2-tier टैरिफ। और साथ में ही डिस्क्राइब इंडिया एज अ टैरिफ किंग। बाय हिज कैलकुलेशन इंडिया टैक्सेस यूएस इंपोर्ट टू द ट्यून ऑफ 52%, चाइना का 67% है, बांग्लादेश का 74% है, श्रीलंका का 88% है, थाईलैंड का 72%, उसका आधा करके उन्होंने जो है इसको दिखाया। और देखिए वो क्या आपको आपके ऊपर आरोप लगाता है, कितनी गंदी भाषा, एक पागल आदमी। इससे मानसिक संतुलन कितना खराब होगा डोनाल्ड ट्रंप का, जितनी बातें मैं ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं आपको। ही सेड ऑन 2 अप्रैल 2025 आवर कंट्री हैज बीन लूटेड। वो बोल रहा है अपने लोगों को संबोधित करते हो, आवर कंट्री हैज बीन लूटेड, पाइलेज, रेप्ड कह रहा है, रेप्ड एंड plundered by nations near and far, both friend and foe alike. Foreign cheaters have ransacked our factories and foreign scavengers have torn apart our beautiful American dream. He raised in remarks that were borderline offensive and distasteful. याद रहे, according to a report, the original Americans are only 2%, rest have come from different part of the world. डोनाल्ड ट्रंप के फोर फादर जर्मनी के, एलन मस्क के मैंने आपको बता ही दिया।
और इनकी हालत वही है, उनकी हालत ऐसी है कि एक जो खुद विदेशी हो और वो वहां लोकल लोगों को भड़का रहा है। जैसे कि हमारे देश में आप देखते हैं, हमारे जो वर्तमान सरकार में, कि इनकी विचारधारा जिससे आई है, उन्होंने कभी आजादी का आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो देशभक्ति का पाठ आपको पढ़ा है, कभी नहीं पार्टिसिपेट किया और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं साथ में। और इन्होंने कभी भी आरएसएस ने और भाजपा ने आपको सच बताया कि जो पाकिस्तान, जो हमारे भारत के दो टुकड़े हुए हैं, दर्शकों फिर दोबारा आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप लोग ग्रॉक से पूछ सकते हैं, अब तो ग्रॉक आ गया ना आपके पास, फैक्ट फाइंडिंग साइट आ गई आपके पास, तो उससे पूछ सकते हैं कि एक गुजराती हिंदू बैकग्राउंड के आदमी ने भारत के दो टुकड़े कराए थे। भाई आपका जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके दादाजी का नाम था पूंजाबाई ठक्कर, गुजरात के हिंदू, उनके पुत्र का नाम था जेनाबाई ठक्कर, जेना से वो जिन्ना बन गए। उन्होंने मुस्लिम धर्म एडॉप्ट इसलिए कर लिया था क्योंकि मछली का कारोबार करते थे, कर नहीं पा रहे थे, गांव वाले विरोध करते थे। ये सारी फैक्ट्स आपके अवेलेबल हैं। और मुझे कई गुजरात के लोगों ने, जब मैंने आपके प्रोग्राम में आज से कई प्रोग्राम पहले जब बताया था, तो उनके गुजरात के लोगों ने मेरे को फीडबैक दी कि आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो देखिए वो लोग हैं और देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं हमको, इनकी विचार और हमारे को उस प्रोपेगेंडा के जरिए देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप बताइए, ये अगर आप एक गुजराती आपसे ये कहे सेना को देशभक्ति का पाठ पढ़ाए, और कभी गुजरातियों को आपने देखा है कि सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई नौकरी ज्वाइन करता है? अमित शाह, मोदी जितनी सेना और सैन्य शक्ति की बात करते हैं, अभी राहुल गांधी ने जिस तरह सदन में बताया कि 4000 किलोमीटर चीन ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, और आपका विदेश सचिव वहां के एम्बेसडर के साथ मिलकर केक काट रहा है, और साथ में 20 आपके जवान 2020 में मार दिए उसने, लेकिन हम केक काट के सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम नहीं इसमें बोल रहे हैं, क्योंकि एक बात आ गई है कि हमारे मोदी जी इतने चुप क्यों हैं, क्यों सरेंडर कर चुके हैं। इसका कारण यह है, और ये वही मोदी जी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसको वो बड़े खुश होकर के कहते हैं माय ग्रेट फ्रेंड ट्रंप, वो भी कहेगा माय ग्रेट फ्रेंड, लेकिन वो तो जूता मार देता है बराबर से। लेकिन आप देखिए, जब आप कुछ महीने पहले मोदी जी ब्रिक कंट्री की मीटिंग में गए थे, तो बड़े चौड़े होकर कह रहे थे कि हम एक पैरेलल करेंसी डॉलर के खिलाफ बनाएंगे। आज मोदी जी डर के मारे उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। और ब्रिक को तो उसने कह दिया ब्रिक तो मर गया, खत्म हो गया, ब्रिक को तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा खत्म हो गया। अभी भी आप देखिए कि जो टैरिफ लगाए, दूसरे जो रिएक्टर हमारे मोदी जी मौन है, पूरी भारत सरकार मौन है। और जानते हो कितना ठंडा सा जवाब आया भारत सरकार का कि भाई हम अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं। भाई उसने तो अनाउंसमेंट कर दिया, आपका क्या नेगोशिएशन, वो तो आप, और उसके 5 तारीख का इफेक्टिव डेट है, आज से शुरू भी हो गया। और आप देखिए राजीव जी, अब जरा हम हिंदुस्तान की बात कर लें। आपने एक और भविष्यवाणी करी थी कि ये सरकार बड़ा षड्यंत्र करके कुछ बिल लाएगी, वक्फ बिल पर पूरे देश में हंगामा मचा। क्या जो आपकी भविष्यवाणियां हैं वो संकेत कर रही हैं कि आने वाले टाइम में और खतरनाक बिल आ सकते हैं? ब्रॉडकास्ट बिल है, किसानों का बिल है, इस तरह और बिल आ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की जन्मपत्री क्या कह रही हैं? क्या सरकार स्थिर रहेगी? अध्यक्ष बनने से पहले क्या होगा भाजपा में? भाजपा की जन्मपत्री क्या कहती है? आपका नया साल शुरू हो गया, हिंदू नववर्ष, उसके हिसाब से मोदी जी के सितारे कैसे हैं? इन सारी चीजों की जरा समरी हमको बताइए। एक और बहुत अच्छी सी जानकारी बताता हूं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले। अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो दर्शकों आपको बता देता हूं कि एक हमारे उत्तर प्रदेश के, वो कहने को तो बाबा हैं, योगी भी लिखते हैं, लेकिन कितने योगी हैं कितने बाबा वो व्यक्तिगत रूप से वही जानते होंगे। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एक चलाया था कि हमने इस कुंभ के मेले से 3 लाख करोड़ की कमाई हमारी होगी, 3 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। ठीक है, ये कहा था संजय जी, आपने भी कहीं बहुत सारी जगह पर पढ़ा था। अभी फैक्ट्स आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन आ गया मार्च का, फरवरी, मार्च का, जनवरी का। तो आप देखिए कि सरकार की कमाई क्या होती है, दर्शकों को पता होना चाहिए। जब बिजनेस होता है तो उसका जो जीएसटी कलेक्शन है वो सरकार की कमाई होती है, कि सरकार को ये मुनाफा हुआ, क्योंकि माल बिकेगा उस पर टैक्स आएगा, टैक्स सरकार के पास जाता है। तो आपको दर्शकों की जानकारी के बताएं, मात्र मार्च में के जो मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ है, उसमें मार्च महीने में 9155 करोड़ जीएसटी आया है, जो पिछले बरस की तुलना में केवल 10% के आसपास ज्यादा है। तो वो 3 लाख करोड़ कहां चला गया? अगर इसमें 3 लाख करोड़ जुड़ा होता तो ये कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन 54,000 करोड़ होना चाहिए था।
जबकि फैक्ट ये है, तो इसका मतलब है आपका ये गुब्बारा इनका फूट गया, सच आ गया साथ में। 45 दिन के कुंभ के अंदर ये यूपी के जीएसटी कलेक्शन की फिगर है, मतलब ये आई है कि उसके आसपास भी नहीं आती है। आज इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की तो है नहीं, प्रीवियस गवर्नमेंट की जो जीडीपी के अनुसार मैंने पहले बता दिया 2.5 ट्रिलियन के आसपास है। मार्च में यूपी का जीएसटी कलेक्शन लगभग 10,000 करोड़ 9,155 करोड़ आया है, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 10% ज्यादा है। जनवरी में 11% की वृद्धि हुई है। इससे ज्यादा आपको पता है J&K और हरियाणा का टैक्स जीएसटी कलेक्शन की परसेंटेज ज्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये केवल 3 लाख करोड़ के अनुसार का तो 54,000 करोड़ जो मैंने आपको बताया वो फिगर होनी चाहिए, तो ये कहीं भी आसपास नहीं है। तो ये सच है कि वो कुंभ के मेले में सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। छोटे व्यापारी वैसे मर गए, अपना किराया भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि भीड़ भड़के में तो लोग उनके पास आए ही नहीं कोई। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि मैंने एक और प्रेडिक्शन आपकी की थी, जो आपको बहुत खतरनाक प्रेडिक्शन आपके सामने करने जा रहा हूं। वो प्रेडिक्शन है संजय जी आपकी ये जो है बीजेपी का, मैंने पिछले प्रोग्राम में बीजेपी का वर्षफल दिखाया था। और बीजेपी का जो वर्षफल है दर्शकों 7 अप्रैल कल के दिन शुरू होगा, जब सूर्य की इनकी बराबर डिग्री को 00 मतलब रात को, आज मतलब आज 6 तारीख की रात को 12:41 पे शुरू होगा। इसकी कुंडली को मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके डिटेल में चर्चा की थी। उसका प्रेडिक्शन का पार्ट मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें से आपको आने वाला खतरा आपको नजर आ जाएगा। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनी। धनु अपने आप में फायरी लगन होता है, और इनका जो शनि इनका इस साल का इनका ईयर लॉर्ड है। मुंता इनके चौथे घर में गई है, और वहां पर झगड़े के घर का स्वामी शुक्र भी मौजूद है। इनके 6वें घर में शनि, शुक्र, बुध, वक्री और राहु हैं, और मंगल नीच का दूसरे घर को और तीसरे हाउस को देख रहा है। तीसरा घर होता है एलाइज का, तो एलाइज के लिए कोई मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत आने वाली है आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। दूसरा, चौथे घर में विद इन दी पार्टी कोई रिवोल्ट होने वाला है। विद इन दी पार्टी भी ये इनके खतरा है। तो ये जो अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव का इस महीने इनका टारगेट है, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है सेटबैक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अध्यक्ष पद के चुनाव में बहुत बड़ा जो है पार्टी के अंदर रिवोल्ट देखने को मिलेगा, और इनकी संघ की तरफ से भी इनको नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने इसी प्रोग्राम में ये कहा था भविष्यवाणी करते हुए। ये देखें, भाजपा की कुंडली में शनि हैवीली एफ्लिक्टेड है, राहु, केतु और अन्य ग्रहों के साथ वर्तमान वर्षफल में। ये दर्शकों को मैंने शेयर किया था आपके। ये राहु केतु से पीड़ित होगा। ये पार्टी पूरे वर्ष में अपनी जन विरोधी पॉलिसीज एक्शन के कारण देश की जनता के विरोध का सामना करेगी। ये जो न्यू इनकम टैक्स लॉज और प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन लॉज के बहाने विपक्ष ऑफिसर्स आम जनता के साथ छल कपट करके उनके संवैधानिक अधिकारों जैसे फ्रीडम की स्पीच, लिबर्टी, आरटीआई लॉज का हनन करना, चाहे वो उन्हें हनन करना चाहेंगे, तो ये बैकफायर करेगा संजय जी। इस कुंडली के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि ये बैकफायर करने जा रहा है, और ये लिटिगेशन में जाएंगे। ये चैलेंज होगा, जिसका कि संकेत आ चुका है। तो अब आपको मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी आपका 5 तारीख को 4 तारीख की सुबह रात भर बहस हुई है। वक्फ बोर्ड बिल जो है वक्फ बिल इन्होंने पास किया है लोकसभा में, और इस एक वर्शिप एक्ट भी अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। एक कुंडली में बहुत खतरनाक दिखाने जा रहा हूं संजय जी। ये देखिए, आपने दर्शकों जो है ये कुंडली की चर्चा देखिए। 1922 की कुंडली है संजय जी। आज मैं इतिहास में लेके जाता हूं 1922 की। 1922, 28 मार्च 1922। ये देखो एक रिसर्च है। 28 मार्च 1922 मंगलवार का दिन था। शाम को 6:33 पर दिल्ली में जो नया संवत्सर शुरू हुआ था 1922 में, वो कन्या लगन का था। कन्या लगन में शनि, राहु और बृहस्पति थे। तीर में मंगल था। वृश्चिक राशि का शनि उसको पीड़ित कर रहा है। 6वें भाव में बुध था। 7वें भाव में सूर्य, चंद्रमा, केतु और शुक्र थे। और संजय जी, ये 7 ग्रह, जैसे अभी आपने देखा, जो आपने संवत्सर की कुंडली देखी है ना अपनी, ये वाली देखिए, एक कुंडली भी देख लीजिए दर्शकों। दोनों कुंडली में आप अपने ऑफिस में स्टाफ में कहिएगा कि ये 1922
संजय जी, और 2025 की कुंडली एक साथ लगाएं। 1922 सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी, मैं आपको बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं। 1922 और 2025 की कुंडली साथ साथ पैरेलल लगवाइएगा। इसमें आप देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति लगभग वही आ रही है। उस समय भी शनि जो है मीन राशि में था, और उस समय शनि क्या नाम है, कन्या राशि में था, मीन राशि को प्रभावित कर रहा था। और अभी शनि मीन राशि में है और कन्या को प्रभावित कर रहा है। 1922 से पहले, दर्शकों इतिहास में आपको एक जानकारी दे रहा हूं, मुस्लिम्स ने भारत के आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था 1922 से पहले। ये पूरे दुनिया में 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चला था। उसका लाभ जब पूरे दुनिया के मुसलमान लामबंद होने लगे, इकट्ठे होने लगे, गांधी जी ने इसका फायदा उठाया, और इसी 1922 की संवत्सर के बाद मुस्लिम्स ने हिंदूज के साथ मिलकर के आजादी के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर बराबर संघर्ष किया है। और आपको इंटरेस्टिंगली ये देखिए, 1925 की स्थापना है आरएसएस की, और आरएसएस की स्थापना किस कंडीशन पे हुई थी? सामाजिक और धार्मिक संस्था के रूप में, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी वो। तो आपने देखा, इसलिए मैं बात बता रहा हूं, मीन राशि जो होती है हमारी भावनात्मक राशि होती है संजय जी, और बृहस्पति की राशि होती है। जब भी शनि का कनेक्शन, दर्शकों एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, जब भी शनि और बृहस्पति का कहीं कनेक्शन आएगा, चाहे राशि से चाहे दृष्टि से, प्लेसमेंट से, तो आपको पता है ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, लोगों की इतिहास का हिस्ट्री चेंज होती है। उस समय हिस्ट्री लिखी गई क्योंकि मुसलमान साथ आए, और आज की स्थिति में जो आप कर रहे हो, जो वक्फ बोर्ड के बिल के जरिए मुसलमानों का रिवोल्ट करने का समय इंडिकेट हो रहा है कुंडली के अनुसार। संजय जी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि 1922 में जब इन्हीं तरह यही ग्रह की यही कुंडली थी, तो मुसलमान जुड़े, और आज उस मुसलमान उस विचारधारा से नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा कानून बनाया जो उनके धर्म के विषय में उनकी उनकी जो है मतलब पर्सनल चीज को इंटरफियर कर रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, संजय जी आपको भी पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू की जो व्याख्या की गई है उसमें जैन और आपके सिखों को भी हिंदू माना गया है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से निकले हुए लोग हैं। लेकिन आपके यहां क्या एक दोहरा मापदंड है कि जैसे तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट है, या आपका वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, वहां पर नॉन हिंदू, नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू जो है वो उन बोर्ड में नहीं जा सकता। तो एक तरफ तो आप हिंदू की व्याख्या में जैनों को और सरदारों को बता रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको उस ट्रस्ट में रख नहीं रहे हो। लेकिन यहां पर मुस्लिम ट्रस्ट में आपने आउटसाइडर को एंट्री देने की प्रावधान कर दिया, जिसका पूरा डिबेट में आप लोगों ने सुना, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो सब कॉज तैयार हो रहा है, और आपका वर्शिप पैक जो कि जिसके जरिए आप, जैसे आप मस्जिद खुतबा करके आप मंदिर निकलवा रहे हो, तो ये सब कारण एक बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे की संकेत दे रहा है संजय जी, बहुत बड़े कम्युनल राइट्स की दंगे दे रहा है। मैंने आपकी भाजपा की जो कुंडली आपको बताया, तो मैंने कहा इस एनुअल हॉरोस्कोप में लिखा है, एनुअल हॉरोस्कोप भारत का, कि इस वर्ष होने वाले चुनावों में इनको सफलता मिलने के आसार नहीं है। ये देश में धार्मिक दंगे कराने, गोदी मीडिया के साथ मिलकर फॉल्स प्रोपेगेंडा के करके लोगों को निरंतर भ्रमित करेंगे, ये मैंने इसमें इसी में लिखा हुआ है। तो भाजपा की कुंडली, वर्षफल कुंडली बताती है कि देश का सौहार्द बिगाड़ेगी ये पार्टी, और जो जिस तरह का कार्य किया है ये भी उसी का आधार तैयार कर रहा है। 1922 के ग्रहों की स्थिति मैंने बताई आपको। एक और बताएं आपको, क्योंकि 9वां घर जो होता है हमारे कुंडली में रिलीजन का होता है, और शनि हमारे भारत की कुंडली का 9वें घर का स्वामी है, और 11वें भाव में गया। 11वां भाव जो होता है दर्शकों, जो मैंने वृषभ लगन की भारत की कुंडली दिखाई, टॉरस लगन की, 11,000 नए कानून आते हैं। छठ मगर ऑलरेडी जो कानून बने हो उसका लिटिगेशन होता है। और एक और आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट अभी इसको मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये लीगली चैलेंज हो गए, तो ओबीसी हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया फ्राइडे को, और कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि जिस दिन इसका गजट नोटिफिकेशन होगा इसको वो चैलेंज करेंगे। तो ये जो भाजपा की कुंडली वर्षफल मैंने आपके साथ चर्चा की, इसमें ये लॉ या कोई और दूसरे लॉ हैं जो रिलीजन को इंटरफियर कर रहे हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज होंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। और एक आखिर में बस मैं ये पूछना चाहूंगा, आज रामनवमी है, सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा ये बताइए, आप अध्यात्म की दृष्टि से भी कुछ चीज बात कर लें। राम राज और रावण राज, आज के मायनों में कई चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, हमको लगता है रावण राज है, गरीबों को सताया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की आवाजें बंद की जा रही हैं। फर्क क्या है राम राज और रावण राज में रामनवमी पर, ये और बता दीजिए आप आखिर में। भाई देखो, एक तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखो मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले एक बहुत पुरानी स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई थी, ये सच घटना है कि जब राम मंदिर का जजमेंट आ रहा था, उस समय मुझे बुलाया गया था और मैं इंडिया न्यूज चैनल पर था, मैं जो विनोद शर्मा जी का है हरियाणा वालों का। तो उसमें आरएसएस के लोग भी थे, आरएसएस की जो समर्थन करने वाले, और बीजेपी के लोग थे। तो वहां पर हम लोग जब ऑफ द कैमरा बैठे थे उसमें वेटिंग रूम में, तो वहां कॉफी पीते हुए ये बात आई कि हमने पूछा कि राम का मीनिंग बता सकते हैं। मैंने भाजपा वालों से और उनसे बोला, संघ के लोगों से, इन दोनों में से किसी को नहीं पता रहा। तो दर्शकों, पहली बार राम के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको पुनः, आज चूंकि आज भगवान राम की, आप सब भगवान राम के जन्मदिन मतलब रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु राम को आप जाने और प्रभु राम को के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही मैं ईश्वर से सबसे बड़ी प्रार्थना करता हूं। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं हर प्रोग्राम में आपको कहता हूं कि राम द्वारे तुम रखवारे होते ना आज्ञा बिन प्रसारे। हनुमान जी के बिना आशीर्वाद के आप राम को ना समझ सकते हैं, ना राम को पा सकते हैं। तो ये बात आए, हमने जब उनसे कहा कि, तो उसमें उन्होंने नहीं, तो फिर वो हमारी तरफ देखने लगे। तो एक मुस्लिम वहां पर जो पूरी मस्जिदों के हेड थे दिल्ली की, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप बताइए। तो मुझे बताना पड़ा, मैं आज पर बताता हूं। राम का संस्कृत का मीनिंग है रमनते योगी ने स राम, जो योगियों में बसता है, जो योगियों में रहता। योगी मतलब भगवान के साथ जिसका योग हो चुका है, आदित्यनाथ वाला योगी नहीं, भगवान के साथ संबंध। योग का अर्थ ही बेसिकली परमात्मा से योग है। तो जिसका हो चुका है, भगवान उसके अंदर रहते हैं। और सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं, क्योंकि परमात्मा का अंश है, गीता के अनुसार भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा भी है, ममे वांश जीव लोके जीव भूते सनातना, सभी जीवों में मेरा अंश है। तो उस नाते जो आत्मा है उसी को राम का नाम कहा गया है, वही राम के रूप में माना गया। तो जो राम की आप देखते हैं आदित्यनाथ जी के पीछे, उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में आपने देखा होगा राम जी को धनुष तोड़ना दिखाया हुआ है, बिल्कुल अहंकार का। वो राम जी का स्वरूप अहंकार का, जबकि राम जी ऐसे नहीं थे। उसका व्याख्या मैं आपको तो इस ग्रंथ के आगे जरिए दिखाना चाहूंगा। ये ग्रंथ है संजय जी, ये योग वशिष्ठ है। इसको वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं। ये वो ग्रंथ है। दो काल आपको समझा देता हूं दर्शकों। एक आया आपका द्वापर युग, एक त्रेता युग। त्रेता युग जो राम जी जिसमें पैदा हुए हैं, त्रेता युग में भगवान को डिप्रेशन होता है संजय जी, और मनुष्य ने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। और द्वापर युग में मनुष्य, अर्जुन के रूप में मनुष्य डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन का मतलब वो अपना हताशा में काम छोड़ बैठा, अपना लक्ष्य, अपना कार्य, अपना कर्तव्य को भूल गया वो। इसी तरह ये राम को साथ त्रेता में हुआ है। तो आपको दो ग्रंथ हैं। इस ग्रंथ में भगवान ने मनुष्य को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। और संजय जी ये वो ग्रंथ है जिसमें भगवान को डिप्रेशन हुआ, राम जी को, और मनुष्य रूपी वशिष्ठ ने उनको बाहर निकाला। तो ये कैसा हुआ है, इसकी व्याख्या सुना दो, क्योंकि राम जी के बारे में ही हम बात करेंगे। ये जो इस ग्रंथ में है, हुआ ऐसा था कि जब राम जी गुरुकुल से पढ़ के आए और टीनेज अवस्था में थे, उस समय दशरथ ने कहा कि जाओ पुत्र अपना राज घूम करके आओ। पूरे राज्य के भ्रमण को उनसे कहा गया। जब राम जी इतने दयालु, इतने सॉफ्ट हृदय के थे, तो संजय जी उनको वो द्रवित हो गए, क्योंकि उनके अंदर दया करुणा बहुत ज्यादा थी। इस तरह के राम नहीं जैसे आपको भाजपा और ये बताती हूँ। और भाजपा और संघ का राम तो झूठा राम है, नकली राम है। आपको पता है इनके संघ जब से स्थापना हुई है, कभी राम की बात नहीं हुई है संघ की स्थापना के टाइम से आज तक। 1989 में उन्होंने राम जी को पकड़ा है राजनीतिक उद्देश्य से, क्योंकि 1980 में पार्टी बना चुके थे ये। 1989 में इन्होंने भगवान राम का मुद्दा मंदिर का लेकर के आए, वहां से अपनी राम भक्ति दिखा रहे हैं। इससे पहले राम जी इनके आसपास भी नहीं थे। तो सवाल ये आया कि वो राम जी जब वो पूरे लोगों के दुख दर्द देखे हैं ना संजय जी उन्होंने, तो उससे द्रवित हो गए, और द्रवित होकर हताश होकर के अपना कमरा बंद करके बैठ गए। उसी दौरान विश्वामित्र आते हैं।
जब विश्वामित्र को राक्षस तंग कर रहे थे, तो वो दोनों राजकुमारों को लेने के लिए जब आते हैं, और उन्होंने जब राजा दशरथ से कहा, तो दशरथ जी ने उनसे कहा कि प्रभु, मैं कैसे भेज दूं अपने पुत्र को? मेरा बड़ा पुत्र तो कमरे से बाहर निकलता नहीं है, दुखों में है वो, और कोई ना खा रहा है ना पी रहा है, ऐसी चिंता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे आपके साथ भेज दूं? वहां देखिए, तो महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र ने उनसे कहा कि इसका समाधान केवल वशिष्ठ ऋषि कर सकते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ के साथ जो संवाद हुआ है राम जी का, 6000 श्लोकों में, 6000 श्लोक में संवाद हुआ है, इसको योग वशिष्ठ के रूप में माना गया, देखा गया है। यह वशिष्ठ रामायण भी है, और उसमें उन्होंने, राम जी ने तत्व ज्ञान का पूछा, जो मूल से ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आत्मा परमात्मा क्या है, जीव जगत क्या है, बंधन मोक्ष, बीमारी हारी कष्ट, इन सब विषयों की पूरा ज्ञान उन्होंने लिया था। तो ऐसे राम को आप हिंसक राम के रूप में दिखाते हो, आपको रामायण का परिचय नहीं पता। अच्छा, जल्दी से मैं एक पुस्तक और दिखाता हूं, वो आपको वाल्मीकि रामायण के दर्शन करा देता हूं। जहां तक ज्योतिष की बात है, आपको इसमें बहुत अच्छी बात, क्योंकि महर्षि जो वाल्मीकि थे वो तो राम जी के पीरियड में ही थे, क्योंकि इनके आश्रम में सीता जी रही हैं। तो देखिए, इसमें पेज नंबर 69, ये वॉल्यूम 1 है वाल्मीकि रामायण का। ये लगता है यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में, मतलब ज्योतिष का वर्णन आ रहा है इसलिए सुना रहा हूं, जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी, जो कल आज है, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने स्थान में उच्च में थे। लग्न में चंद्रमा तथा बृहस्पति भी थे। तो ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगा, ज्योतिष का, हमने जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया था, उस दौरान इस चीज को दिखाया गया था कि वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष का वर्णन आया है, तो भगवान राम की कुंडली उन्होंने बताई है। तो अब चलते चलते आपको एक और चीज बता देता हूं। पहले तो दर्शकों को आपको जानकारी के लिए बताता हूं, बहुत सारी आज की युवा पीढ़ी को छोटा सा ब्रीफ बताने के लिए, कि ये वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों से युक्त है, और इसमें 7 खंड है। पहला खंड बालखंड, जिसमें भगवान राम के बचपन है। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड, अरण्य कहते हैं जंगल को, जब जंगल में राम जी गए हैं। चौथा किष्किंधा कांड, जहां हनुमान जी का परिचय होता है। सुंदरकांड, हनुमान जी की सारी लीला। छठवां युद्ध कांड आता, और 7वां उत्तरकांड है। यह संपूर्ण रामायण आपके 7 खंडों में 24,000 श्लोकों में है। इसके साथ साथ एक चीज और हमको जाननी चाहिए कि ये 2 पुस्तकें हैं जो राम का स्वरूप, किसी को अगर सीखना है संजय जी कि राम क्या थे, ये भाजपा, संघ और देश के सभी लोगों को जानना चाहिए। इन 2 पुस्तकों में राम का स्वरूप को जानिए। ये एक विभीषण गीता है, जो विभीषण के साथ राम जी का संवाद हुआ है, और एक ये श्री राम गीता है, जिसमें लक्ष्मण के कुछ प्रश्न थे। उन लक्ष्मण के प्रश्नों के साथ ही मैं प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो रामायण का विजन हमको पता होना चाहिए। रामायण का विजन क्या है? हम जब राम की बात करते हैं, राम के विजन के बारे में तो कम से कम हमको पता होना चाहिए। राम कहते हैं कि मनुष्य को अपना छोटे लेवल का निम्न विजन नहीं कभी बनाना चाहिए। वो छोटे लेवल का विजन क्या होता है? खाना, पीना, सोना। वो हमेशा कहते हैं, राम जी का जो विजन था, बिलीविंग इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं धर्म का पालन, और धर्म का पालन बेसिकली, धर्म मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है, कि जो भी इस संसार में जीव आया है, हम सब बेसिकली ट्रांजिट में है संजय जी, हम सब यात्री हैं यहाँ पर, हमको सबको इस दुनिया से जाना है। तो इसमें फिर किसी चीज से कटुता, वैर, निंदा, छल कपट क्यों हम करते हैं? तो इसलिए इन बातों पर जो लोग काम करते हैं वो राम के भक्त तो हो ही नहीं सकते। तो दर्शक उसका चिंतन करेंगे। Believing in service of humanity, the attitude of only love and service everyone, the person of think welfare of even his enemies, he has no hatred. जो अपने शत्रुओं को भी सेवा करना का मन रखता हो, जिसके मन में जरा सा भी घृणा भाव ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है बड़े विजन पर काम कर सकता है। और हमेशा राम जी ने इसी का पालन किया। वो हमेशा उनका सिद्धांत था, धर्म में ही मेरा ध्यान हो, मैं धर्म के अनुसार ही कार्य करूं। और याद रखिएगा, ही वॉज प्रिपेयर टू गिव अप एनीथिंग बट नॉट धर्मा।
If we stick to our principles, like becomes meaningful, otherwise we become a rudderless vessels that is at the mercy of the winds. Anyone can threaten us, cheat us, or take us for a ride. If we keep compromising on our values, we are sure to fall. Sri Ram not merely followed dharma, but established dharma as the highest value to be cherished by anyone. सबसे बड़ी बात जो आज आपके हमारे जो नेतागण हैं उसके लिए संदेश गीता में भी दिया गया। इस गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो सामान्य जीवन में सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोग मोटिवेट हों, उनका अनुसरण करें, उनको कोई हल्के लेवल की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से भगवान राम ने भी कहा कि जो किसी राजा के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ ए किंग is to give security to the citizens and to maintain law and order in the kingdom. Unemployment breeds trouble and discontent. The king has to explain to his people their dharma. और उत्तरकांड में रामचरितमानस में श्री राम ने पब्लिक के सभी वर्गों को बुला करके ये सारी बातें ज्ञान की कही हैं। श्री राम invited everyone to the royal court when the guru, the Brahmins and the people of the town were seated in their place according to their position. Sri Ram used to address them. भगवान राम हमेशा जो है उनको इस तरह से संबोधित करते थे। सभी छल कपट पाखंड झूठ स्वार्थी अहंकार को त्यागने वाले पुण्यात्मा होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं रामराज का क्या होता है, जो आप रामराज की बात पूछ रहे थे उसके साथ। रामराज में सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर, सदा वेदानुसार बताए गए मार्ग पर चलते हैं, सुखी होते हैं, भय मुक्त होते हैं, उनमें ना कोई शोक ना कोई रोग होता है। रामराज में आदि दैविक आध्यात्मिक और भौतिक सफरिंग नहीं आते। सभी लोग प्रेम सद्भाव से मित्रवत रहते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया दान में फलता फूलता है। स्वप्न में भी कोई पाप नहीं सोचता। सभी राम भक्ति के परायण होते हैं। सभी छल कपट पाखंड, संजय जी ये तो आज हमारे सब लोगों में आपने देखा कि हमारे योगी जी ने बेवजह 3 लाख करोड़ का जुमला पकड़ा दिया और 3 लाख करोड़ की सत्य आपके सामने निकल गया। 9,154 करोड़ का तो जीएसटी आया। सभी छल कपट पाखंड झूठ स्वार्थी अहंकार को त्यागने वाले पुण्यात्मा होते हैं। पंडित ज्ञानी सत्य और शास्त्रों के अनुसार उनके बताए मार्गों का समाज को ज्ञान देते हैं। मतलब इस तरह के कथावाचक नहीं होते जैसा कि वो कहते हैं कि आपको क्रूर हिंदू होना पड़ेगा, आपको जो आपका धीरेन शास्त्री जैसा कहता है क्रूर हिंदू, और उसकी कोई बात ही नहीं है। सभी लोग ब्राह्मणों आचार्यों ज्ञानियों के चरण के सेवक और सम्मान करने वाले होते हैं। राम राज्य में दंड देने के अधिकारी, देखिए राम राज्य में पनिशमेंट कौन दे सकता था, ये राम जी के पीरियड में क्या होता था। राम राज्य में दंड देने के अधिकारी केवल वैरागी सन्यासी होते थे जिन्होंने माया को त्याग दिया हो। ऋषियों के हाथ में होता था। जीतना शब्द केवल मन को जीतने के संदर्भ में आता है। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं था। और चलते चलते मैं एक और चीज बात बता देता हूं कि जो राम जी ने श्री राम गीता में एक ज्ञान दिया था, उसके बाद आपका प्रोग्राम समाप्त करूंगा। श्री राम गीता रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड में आती है। राम का वनवास चित्रकूट में ही व्यतीत हुआ। वे वहां से अत्रि ऋषि के आश्रम में गए, फिर शरभंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। अंत में अगस्त ऋषि के पंचवटी आश्रम में पहुंचे। ऋषि की सम्मति से प्रभु पंचवटी में ही बस गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने श्री राम से जिन प्रश्नों को किया था और प्रभु श्री राम ने जो उनका जवाब दिया उसी को राम गीता कहा गया है। लक्ष्मण ने प्रभु से प्रश्न किया, ज्ञान वैराग माया और भक्ति को स्पष्ट करें प्रभु। ज्ञान वैराग्य माया और भक्ति को स्पष्ट करें। तो भगवान सबसे पहले आपको माया से शुरुआत करते हैं। मतलब लॉजिक देखिए, भक्ति से नहीं आए भगवान ने अपने उत्तर के क्रम में सबसे पहले माया का वर्णन किया। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, बस यही माया है। जहां तुम मैं और मेरा करने लगो और तुम और तुम्हारा कहने लगो, यही माया है। मैं के बिना तुम नहीं आ सकता, इसे भ्रांति कहते हैं। हमारे समस्त दुख इस शरीर और इसके साथ संबंध रखने वाली वस्तुओं के आने जाने के कारण नहीं, वरन मैं और मेरी भ्रांति के कारण उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों की और मन की जहां तक गति है, उनके द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जा सकता है वह सब माया है। माया 2 प्रकार की होती है। एक विद्या माया जो सत्य रजस और तमस से गुण से बनती है, ये इससे सृष्टि की रचना हुई है।
दूसरी अविद्या माया है जो अज्ञानता की, जो फेक न्यूज पे आप भरोसा कर लेते हो कि योगी जी ने कहा 3 लाख करोड़ आएंगे तो हमने मान लिया, मोदी जी ने कहा कि सब कुछ चंगा सी तो आपने मान लिया। तो ये भी एक माया है। और भगवान की शरण में जाने से ही माया नष्ट होती है। ब्रह्म ज्ञान से भी माया को नष्ट करने में ब्रह्म ज्ञान भी सहायक होता है। ब्रह्म ज्ञान ही सच्चा सर्वोच्च ज्ञान है। इसे पाने के लिए वैराग अति आवश्यक है। वैराग एक मन की उच्च अवस्था होती है। और भक्ति को भगवान ने एक सिंपल लाइन में डिफाइन कर दिया है। अध्यात्म पथ में ज्ञान, वैराग और भक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। धर्म के आचरण से वैराग और योग के आचरण से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु के प्रति समर्पण ही भक्ति का है। केवल ईश्वर के आगे समर्पण भक्ति है। इसके साथ चलते चलते राम जी की 2 लाइनें, ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए हनुमान चालीसा के अलावा। तो मैं 2 राम जी के मंत्र हैं इस राम रक्षा में। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। मैं श्री राम के चरणों का मन से स्मरण करता हूं, श्री राम के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूं, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु न अन्न जाने नहीं जाने न जाने। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम मेरे स्वामी है, राम ही मेरे सखा है, दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं और उनके सिवा और किसी को मैं नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद। ये थे राजीव नारायण जी और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बताइएगा जरूर ये बातचीत कैसी लगी और चैनल पे आप क्या क्या और देखना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।